मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो आने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और कंपटीशन में प्रश्न को कैसे लगाएंगे, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को कैसे लगाएंगे, इसको भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको एक बेहतर समझ विकसित हो जाएगी और एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न भी नहीं छूटेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं। तो पहले हमें आपको बता दें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही आधारित होता है। इससे हम दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ जब आप ज्ञात करते हैं तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लीजिए और छोटी संख्या को बी मान लीजिए। हमेशा बी से ए में भाग दिया जाता है और रिमाइंडर जो है अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यही बी एचसीएफ हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू कर देना होता है तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा वैसे बी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे 135 में 225 से आप भाग दे दीजिए। 135 में 225, 135 से 225 में जब भाग दिया जाएगा तो यह एक बार जाएगा 135, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9। अब 90 से 135 में भाग देना है और यह एक बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90। ये कितना हो जाएगा, ध्यान दें, ये हो जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा 45। 45 से अब देखिए इस 90 में भाग देना है। 45 से 90 में जब हम भाग देंगे तो 45 दूनी 90, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर हम इस 45 की बात करें तो 45 में जब हम 90 में भाग दिए तो ये शेषफल 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ गया तो हमने आपको बताया कि बी ही एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 45 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रोसेस को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे लगाएंगे, आप ध्यान से देखें। 225 को हम लिख सकते हैं, ये भाज्य है भाजक गुणे भागफल, यानी कि 135 गुणे 1 प्लस यहाँ पे 90 कर देंगे। अब आप ध्यान से देखें, अब इस 135 को, अभी शेषफल 0 नहीं आया है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। यानी कि अब 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 गुणे 1 प्लस 45, 90 गुणे 1 प्लस 45। अब यहाँ पे 90 आ गया तो अभी भी यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया। अब 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे देखिए शेषफल जो है R 0 आ चुका है, तो यहाँ पे जो 45 आया है यही HCF हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि दोनों संख्या 135 और 225, तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 135 और 225 इज इक्वल टू 45। अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो फिर आपको ये प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है, आप ऐसे ही लगा करके चेक कर लीजिए, 45 HCF आ जाएगा और आसानी से आप इसे लगा पाएंगे। और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये प्रोसेस करेंगे, उसी की बगल में आप इसे ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो एग्जामिनर है वो इस प्रोसेस को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट पर वो देखना चाहेगा। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट पर स्टेप बाय स्टेप यह सुव्यवस्थित चरणों की श्रृंखला होती है, तो वह सुव्यवस्थित चरणों को वो देखना चाहेगा। अगर आप सिर्फ ऐसे ही लगा करके छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स प्रभावित हो सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए आप चांस ही मत दीजिए नंबर कटने का, और सारे के सारे प्रश्नों को आप ऐसे ही समझ के लगाएंगे तो आप पूरे के पूरे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न है उसको देख लिया जाए। दूसरा प्रश्न ये है कि 196 है और 38,220 है, तो आप इसमें भाग दीजिएगा और यही प्रोसेस यूज़ करिएगा। दूसरा और तीसरा हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, ये दोनों जो है आप इसे
सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी हमें बताएंगे, ताकि हम ये जान पाएँ कि कितने लोग इसके हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर लिख दीजिएगा। एक प्रश्न हम और सॉल्व कर दे रहे हैं, चौथा मैं लगा दे रहा हूँ। ध्यान से देखें, अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो ये है 1656 और 40-25। यहां भी वही काम करना है। 1656 यहां पे छोटा है तो इसको हम क्या बड़ी संख्या को a मानना है, छोटी संख्या को b मानना है। तो ये हो जाएगा 1656 में भाग देना है किससे, 40-25 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा ध्यान से देखें, 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 16 है और यहाँ 40, यहाँ का 2 अंक लिया जाए तो यहाँ भी 2 अंक ले लीजिए। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा। अब देखिए 2 छक 12 के 2, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11 के 1 फिर 1 कैरी चला जाएगा, और 2 छक 12 और 1 13 के 3 और 2 एकम 2 1 3, कितना आ गया 3312। 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 12 में से 2 में से 1 जाएगा 1, और ये इसको कैरी दे देगा तो ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, आ गया 713। शेषफल यहाँ पे 713। अभी ये 0 नहीं आया, अगर ये 0 आया होता तो यही HCF हो जाता, बट ये 0 नहीं आया। तुरंत आप जो भी शेषफल आया, रिमाइंडर आया, उसमें 1656 से भाग दे दीजिए, 1656 में भाग दे दीजिए। जैसे ही हम भाग देंगे, ध्यान से देखें कितनी बार ये जाएगा, यहाँ 7 लीजिए, यहाँ 16 लीजिए, तो 2 बार जाएगा। 2 3 6। आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी बार भाग जा रहा है, उसी हिसाब से आप गेस कर लें। जैसे यहाँ का 1 अंक लीजिए तो यहाँ का 1 अंक लेंगे, तो ये छोटा है तो यहाँ का 2 अंक ले लीजिए, अब ये 16 हो जाएगा। और 7 का टेबल पड़ी, 7 दूनी 14, यानी 16 से कम है, यानी यही सही होगा। अगर हम 3 बार लेंगे तो 21 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, इसलिए उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 7 14। देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3 और 6 में से 4 जाएगा 2, 230 आ गया। और 230 में किससे भाग देंगे, 713 से भाग दिया जाएगा, यहाँ आ जाएगा 713। और 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार जाना चाहिए, तो हो जाएगा 0, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 690। 690 713, तो 10 इधर और 13 इधर, 23 हो जाएगा। अब 23 से भाग देंगे 230 में, अब 23 दहिया में 230 हो जाएगा, कट गया शेषफल, यानी कि यहाँ 0 मिल गया। तो 23 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मेट पे लिखेंगे, यानी कि A = BQ + R के फॉर्मेट पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, 40-25 = क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे, 1656 × 2 + 713। शेषफल 0 नहीं है तो 1656 को क्या लिखा जाएगा, 1656 का 713 × 2 + 230। अब 713 को क्या लिखा जाएगा, 713 को लिखा जाएगा 230 × 3 + 23, 230 × 3 + 23। अब इस 230 को क्या लिखा जाएगा, 230 को लिखा जाएगा, ध्यान से देखें, 230 को 23 × 10 + 0, 23 × 10 + 0। तो आप यहाँ देखिए शेषफल 0 आ चुका है, R का मान यानी रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए ये HCF हो जाएगा। तो यहाँ HCF कितना आ गया, 23 आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, HCF, अतः HCF ऑफ छोटी संख्या क्या है, 1656, पहले लिख दीजिए, फिर बड़ी संख्या लिख दीजिए, 40-25 = 23, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू जब भी आपको HCF निकालना हो तो आप पहले भाग बिस्से लगा लीजिए, ठीक, और तुरंत जो है
A=BQ+R के फॉर्मेट पर चरण वाइज आपको लगाना है, स्टेप वाइज आपको लगाना है। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकेंड हो गया, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, चौथे स्टेप में जाकर के HCF मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। इस टॉपिक पर कहीं आपको कोई समस्या नहीं आ सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, इसी पर आधारित दूसरा जो टॉपिक है उसको देख लिया जाए। इसे नोट कर लीजिएगा और एक अच्छा नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही यूनिक क्लासेस हैं ये। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि मैथमेटिक्स में आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। जितने भी मार्क्स का एक होगा, जिससे 70 नंबर का होता है तो आपके 70 के 70 आ जाएंगे। स्कूल से अगर आपको पूरा मिल जाता है तो आपका 100 में 100 मार्क्स मिल जाएगा। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप इसे जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छा नोट्स बना करके तैयार कर लें, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसी से संबंधित एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जैसे 616, कुछ शाब्दिक प्रश्न दे देता है। जैसे 616, ध्यान दें, 616 आर्मी के सैनिकों को, आर्मी सैनिकों को 32 आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ध्यान से देखें, 616 सैनिकों को 32 आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या, दोनों समूहों के अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी? दोनों समूहों के अधिकतम स्तंभ, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों, दोनों समूहों को समान संख्या वाले मार्च करना है। मार्च करना है तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या क्या होगी? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 616 सदस्य की सैनिक की एक टुकड़ी है जिसे 32 सदस्य के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, और कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसमें समस्या ये है कि दोनों समूह की संख्या जो है, जो लाइन बने वो समान रहे। जैसे अगर एक लाइन यहाँ ऐसे ऐसे करके कई सारी लाइन, ऐसे समझिए इसमें, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 लाइन अगर बन रही है तो यहाँ पे अगर आर्मी बैंड खड़ा है 4 लाइन में, ठीक है, तो उसी के पीछे उसी 4 लाइन के पीछे सबको खड़ा करना है, 616 को खड़ा करना है। तो यहाँ पर दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो अधिकतम संख्या जब भी स्तंभों का निकाला जाएगा तो इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो जैसे ही हम इसका HCF निकालेंगे तो छोटी संख्या इसमें 32 है, बड़ी संख्या इसमें 616 है। तो छोटी संख्या को B मान लीजिए, बड़ी संख्या को A मान लीजिए। तो यहाँ पर 32 से 616 में भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 32 दूनी 64, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा। अब देखिए 11 में से 2 जाएगा 9, 9 2 11, और यहाँ क्या बचेगा? 5 में से 2 जाएगा 3, 39 हो जाएगा। सॉरी, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 29 हो जाएगा।
अब 29 यहाँ हो जाए, 29 हो गया। अब इस 6 को यहाँ पे उतार लिया जाएगा, चूँकि अभी पूरा भाग नहीं गया है तो 6 को उतार लिया जाएगा, 296 हो जाएगा। जब ये 296 हो जाएगा तो कितनी बार भाग जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 9 27, 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 के 8, एक हासिल हो जाएगा। 9 त्रिक 27 और 1 28, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। और ये कैरी दिया ही ये था तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ बचा 8। अब 8 में किससे भाग देंगे, 32 में 8 से भाग देंगे, तो 8 चौक 32। ध्यान दीजिए यहाँ पे आ गया 8, तो यहाँ HCF कितना निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया 8। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद आप अब आंसर करिए। ध्यान से देखें, 616 आर्मी सैनिक को 32 आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, कह रहा दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को यानी कि आर्मी बैंड को और आर्मी सैनिक को समान संख्या वाले समूह में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें। इन दोनों का हम HCF निकालें तो 8 आ गया, तो 8 आर्मी बैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 32 में भाग दे दीजिए 4 लाइन, 1 2 लाइन 3, ध्यान से देखें, 1 लाइन और। ये जो 4 लाइन आप देख रहे हैं यह आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड। ठीक है, आर्मी बैंड की ये 8 स्तंभ की 4 लाइन लग गई। यहाँ पे स्तंभ क्या है, 8 स्तंभ हो गए, तो 8 स्तंभ की 4 लाइन। ऐसे ही 616 में 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें, 8 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6 56 और 8 8 सत्ते 56, कैंसिल हो गया। तो 8 की 77 लाइन लगेगी। अब यहाँ पे आर्मी बैंड को अगर हम ऐसे स्क्वायर से दिखा दें तो 8 का ये कितना जाएगा, ये आर्मी सैनिक हो गए, इसकी लाइन कितनी लगेगी, 8 की इसकी 77 लाइन लगेगी, 77 लाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, 8 है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। तो 8 आर्मी बैंड की 4 लाइन और 8 सैनिकों की 77 लाइन अगर लगा दिया जाए तो इस तरह से सैनिक मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे आर्मी बैंड रहेगा और पीछे सैनिक मार्च करेंगे। तो कितना आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, जिससे आपको ये समझ विकसित हो रही होगी कि ऐसे प्रॉब्लम का हम HCF ज्ञात करते हैं। और क्यों HCF ज्ञात करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्तंभों की संख्या अधिकतम निकालनी है और यहाँ पे आर्मी बैंड और सैनिक दोनों जो हैं समान संख्या में, स्तंभों की समान संख्या में मार्च कर रहे हैं। तो 8 ही संख्या में मार्च करेंगे। अगर 8 से अधिक कर दें, हम 16 संख्या में मार्च कराने लगें, तो यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, कुछ आर्मी की लाइन कंप्लीट नहीं होगी और 8 का मार्च कराएं तो 77 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। तो और अच्छा भी लगेगा जब वो मार्च पास करेंगे तो। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ भी पाए होंगे और इसे लगा भी पाएंगे। चलिए, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि एक मिठाई विक्रेता के पास, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए उसके बाद आप इसे लगाइएगा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ध्यान से देखें, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है और 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी है। ध्यान से देखें,
काजू की बर्फी है और 130 किसकी बर्फी है? बादाम की बर्फी। अब आप ध्यान से देखें, वह इन बर्फियों को एक परात में सजाना चाहता है। जैसे ये परात है, ठीक, और इन बर्फियों को सजाना चाहता है। ध्यान से देखें, और कह रहा है कि यहाँ पे जो वो सजाएगा तो यहाँ पे ढेरी लगाएगा। तो कह रहा है अधिकतम संख्या में, ये जो लाइन है इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? जो ढेरी वो बर्फियों की लगाएगा उसमें अधिकतम संख्या स्तंभों की कितनी होगी? तो सेम यही क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर अधिकतम संख्या स्तंभों की कितनी हो जाएगी, इसका हम क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे। और जैसे ही 420 और 130 का HCF आप निकालेंगे, इसी प्रोसेस से HCF निकालिएगा, इसका HCF आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक लाइन में 10 बर्फियों रखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन में वो 10 बर्फी रखेगा, ठीक। और इसी तरह से 10 बर्फियों का ये सेट बना लेगा। तो इसके ऊपर भी वो बर्फी रख सकता है और इसके बगल में भी वो बर्फी रख सकता है। तो बगल में रखेगा तो काफ़ी लंबा स्थान घेरेगा, तो इसके ऊपर वो बर्फियों को रख देगा। तो कुछ लाइन जो है काजू की बर्फियों के लिए कितनी लाइन चाहिए? तो 42 लाइन चाहिए। काजू की बर्फियों के लिए कितनी लाइन चाहिए? 42 लाइन चाहिए। और बादाम की बर्फी के लिए कितनी लाइन चाहिए? 13 लाइन चाहिए। तो 42 में 42 लाइन किसकी हो जाएगी? काजू की बर्फी की। और 13 लाइन किसकी हो जाएगी? बादाम की बर्फी की। तुरंत आप इसका HCF निकाल लीजिएगा और उन बर्फियों को एक के ऊपर एक भी रख करके वो सजा सकता है दुकान पे, या परात में सजा सकता है। और इन दोनों प्रॉब्लम में एक चीज़ हम और आपको बता दें कि ऐसा करने से परात का जो क्षेत्रफल होगा वो न्यूनतम होगा। मतलब कम से कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा वो बर्फी रख देगा। तो कम से कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी रखना हो तो एक लाइन में कितनी बर्फियाँ रखी जाएंगी, या स्तंभों की संख्या बर्फियों की कितनी होगी, तुरंत आप HCF निकाल दीजिए। ऐसे ही आर्मी बैंड या आर्मी वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया, सैनिकों वाला क्वेश्चन, उसको भी आप लगा सकते हैं, इसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तुरंत आप इन दोनों का HCF निकाल लीजिएगा। तो न्यूनतम क्षेत्रफल में अधिकतम बर्फी आप कैसे रखेंगे ये आपको पता चल जाएगा। या आप कह सकते हैं कि जो ढेरी लगेगी बर्फियों की, उसमें एक रो में कितनी बर्फियां आएंगी, अधिकतम कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो अधिकतम 10 बर्फी एक रो में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शाब्दिक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसकी सिर्फ समझ होनी चाहिए, समझ होगी तुरंत आप लगा लेंगे। जहाँ पे भी मैक्सिमम पूछा जाए तुरंत आप समझ जाइए कि आपसे कहा जा रहा है कि आप HCF निकाल लीजिए। जैसे इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम आपको बताएं। क्वेश्चन ये है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। जहां पे भी महत्तम की बात आएगी तुरंत आप समझ जाइए कि आपको HCF निकालना है। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398 वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398, 436 व 542। 398, 436 व 542 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, 11, 15, 7, 11, 15 शेष बचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हर बच्चे को इस प्रश्न को सॉल्व करने आना चाहिए अगर वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो। ध्यान दें, कह रहा वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398 में भाग दिया जाए तो 7 शेष बचे, 436 में भाग दिया जाए तो 11 शेष बचे, और 542 में भाग दिया जाए तो
15 शेष बचे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे आप ध्यान से देखें। अगर हम पहले ही 398 में से 7 निकाल दें, 436 में से 11 निकाल दें और 542 में से 15 निकाल दें, ये काम हम पहले ही कर लें, तो जो संख्या हमें मिलेगी उसका हम HCF निकाल दें, तो HCF निकालेंगे तो वो संख्या पूरा विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर 398 में उस संख्या से भाग देंगे तो चूंकि इसमें से हम 7 निकाले थे तो हमेशा 7 ही शेष बचेगा। जैसे अभीष्ट हल, अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए 398 माइनस 7, 436 माइनस 11 और 542 माइनस 15। अब देखिए 398 में से 7 अगर निकलेगा तो 391 हो जाएगा, 436 में से 11 निकलेगा तो 425 हो जाएगा और 542 में से 15 निकलेगा तो 12 में से 5 जाएगा 7, कितना हो जाएगा 527। 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है 527। तो इस तरह से जो है अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए इन सब में से 7, 11 और 15 क्रमशः हम घटा दिए, तो कौन सी संख्या मिल गई 391, 425 और 527। अब 391, 425 व 527 का HCF हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो अगर हमें इसका HCF मिल जाएगा, इसका मतलब जो भी HCF आ जाए, सपोज 2 आ गया, 5 आ गया, कोई भी संख्या आ गई, सपोज D आ गया, हम एक संख्या ले रहे हैं D, ये HCF है, तो ये इस D से 391 में भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, क्योंकि कभी भी HCF से भाग दिया जाता है तो 0 शेष बचता है। तो जो भी HCF है उससे 391 में भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। लेकिन हम 398 में भाग देंगे तब क्या होगा, 398 में भाग देंगे तो यही 7 शेष बचेगा, क्योंकि 7 निकाला गया है ना, 391 में भाग देने पे 0 बचेगा, तो 398 में भाग देने से जो निकाला गया है 7 वही शेष बच जाएगा। कितना आसान है इसको समझना। ठीक है, इसको लिए हम क्या करेंगे, इसका HCF निकाल देंगे और HCF निकालने के बाद जो भी HCF आएगा उस संख्या से अगर 398 में भाग दिया जाएगा तो 7 शेष बचेगा और 391 में भाग दिया जाएगा तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 398, 436 और 542 में भाग देना है, तो इसके HCF से अगर भाग दिया जाएगा तो क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचेगा। अब इसको लगाने के लिए बस सिर्फ औपचारिकता बची है, आप इसका HCF निकाल लीजिए। तो HCF कैसे निकलेगा, 391 में कौन संख्या बड़ी है 425, इससे इसमें भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा 391, 25 वहाँ हो जाएगा और यहाँ कितना मिल जाएगा 91 और 9 यहाँ मिल जाएगा। चलिए 5 में से 1 जाएगा 4 और 12 में से 9 जाएगा, 9 3 12 34 बचेगा। अब 34 से भाग दिया जाएगा 391 में, कितनी बार जाएगा भाई, इसको देख लिया जाए। 34 से कम 34 और 5, 9 में से 4 जाएगा 5 और यह 51 आ जाएगा। और यहाँ से फिर 51 अभी भी भाग नहीं, अभी भाग जाएगा तो 34 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, 34 से कम 34, 11 में से 4 जाएगा, 7 4 11 और यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1 17। अब 17 में 34 से भाग दे दिया जाएगा, 17 दूनी कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 17, 17 ही HCF हो जाएगा। लेकिन इस 17 से तीसरी संख्या में भाग देकर के चेक करना होता है, अगर ये कट जाता है तब तो 17 HCF हो जाएगा, और अगर नहीं कटता है तो यहाँ से हम इसी प्रोसेस से HCF निकालेंगे। अब यहाँ देखिए 527 में हम 17 से भाग देंगे तो 17 तियाँ 51, 1 और यहाँ 17 मिल गया तो 17 एकम 17 कट गया, अच्छी बात है। तो यहाँ HCF क्या निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया 17। तो यहाँ लिखेंगे अतः 391, 425 और 527 का HCF कितना आ गया है, का HCF 17 है।
अतः 17 से भाग देने पर, अतः वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। लास्ट में आप ये लिख दीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, अतः वह अभिष्ट संख्या 17 होगी। ठीक है, जिससे 398 में अगर भाग दिया जाएगा तो 7 शेष बचेगा, क्योंकि 17 से 391 में भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, और इससे ये 7 अधिक है इसलिए 7 शेष बच जाएगा। आप भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हमने एक अच्छा क्वेश्चन लिया था यहाँ पे ताकि हम इसे लगा दें, तो आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लगा देंगे। ज़्यादातर केसेस में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन जो है एनटीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो एनटीएससी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बेहिचक इसमें से 7 घटा करके और एचसीएफ निकालते ही आप आंसर कर दीजिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। या ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कभी कभी क्या कहता है कि समान शेष बचे, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा समान शेष बचे, जैसे 7 शेष इसमें, 7 शेष इसमें, 7 शेष इसमें बचे। तो अगर समान शेष बचे तो क्या करेंगे, तो समान संख्या घटा देंगे। यहाँ पे भिन्न भिन्न है तो दोनों समान हो, तीनों समान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, समान घटा देंगे और यही प्रोसेस यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और इसमें बचता है जो लास्ट क्वेश्चन है, उस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये कहता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ कुछ दे देगा, नाम दे देगा, डी है। 2 संख्या दिया रहेगा, कहेगा कि उसका एचसीएफ डी है, तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए और एचसीएफ को एक्स और वाई के टर्म में लिख देता है। ठीक है, रेयरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन ये है कि 65 व 117 का HCF D हो और D इज इक्वल टू 65x प्लस 117y। D इज इक्वल टू 65x प्लस 117y हो तो x y का मान बताइए, x व y इज इक्वल टू वाट, x और y का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे तुरंत घबरा जाते हैं कि अरे इसको कैसे लगाएं, एक ही समीकरण 2 मान कैसे निकलेगा। तो आप ध्यान से देखें हल, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रख करके आप इस प्रॉब्लम को सीखिए और आप सीख जाएंगे। जैसे 65 और 117 का HCF D है तो पहले तो हम D तो निकाल ही सकते हैं ना, तो हल 65 व 117 का HCF ये D है, तो आप यहाँ निकाल लीजिए। 65 से 117 में भाग दे दीजिए, 65 दूनी 130 जाते हो जाएगा तो ये 65 एक बार जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 52 और यहाँ पे 65 ये भी एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 52, 5 में से 2 जाएगा 3, 13 और ये आ गया 52, 13 13 चौक का 52 कैंसिल हो गया, तो ये जो 13 आया यही HCF हो जाएगा। अब अगर ये HCF हो जाएगा, यही तो D है, इसलिए D इज इक्वल टू तो क्लियर हो गया कि 13 आ गया। अब यहाँ पे नाउ अब D की जगह पर 13 रख दिया जाएगा, 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65x प्लस 117y। D का मान कितना हो गया 13 का मान 65x प्लस 117y आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ से x और y का मान बताइए। आप सोचिए एक समीकरण से 2 मान निकालना संभव ही नहीं है, तो एक समीकरण से 2 मान आप निकाल नहीं सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को लगाने के लिए अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। हम अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं कि x का मान क्या होना चाहिए और y का मान क्या होना चाहिए। चूंकि x और y को देखने से ही या इस RHS को देखने से एक चीज़ तो क्लियर है कि एक मान निगेटिव होगा और एक मान पॉजिटिव होगा। अगर हम x का मान -1 करें और इसका मान हम +1 करें तो 117 में से 65 अगर हम घटाते भी हैं तो 13 नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, अब क्या करिए, अब y का मान -1 कर दीजिए, तो पुटिंग y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, x का मान अगर हम 2 कर दें तो 65 दूनी 130
और y का मान -1 कर दे तो 117 हो जाएगा, -117। तो 130 में से 117 निकलेगा, 13 आ जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। तो आप ऐसे रख सकते हैं कि x = 2 व y = -1 रखने पर, तो जब x = 2 रखा जाएगा तो यह 130 हो जाएगा, और y = -1 रखा जाएगा तो आ जाएगा -117। 130 में से 117 घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो x = 2 y = रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता है। समीकरण क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। तो x = 2 और y = -1 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता है, इसलिए x का मान 2 और y का मान 1 हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम अगर आते हैं तो आप इसे आसानी से लगा लेते हैं, और ज़्यादातर केसेस में ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं और वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो उन्हीं ऑप्शन से x और y का मान संतुष्ट करा देते हैं, तो आसानी से ये लग जाएगा। तो NTSC एग्ज़ाम में अगर आप भाग लेंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पहले HCF निकाल लीजिएगा और गेस करके x और y का मान निकालिएगा। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपका जो HCF है D, उसका मान सिर्फ एक वेरिएबल दिया रहे, सिर्फ x दिया रहे, y ना दिया रहे, ऐसे दिया रहे D = 65x - 117, y का मान -1 पहले से रख दें, एक वैल्यू पहले से रख दें, सिर्फ x निकालना रहे, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे लगाया जाएगा? तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। एक समीकरण से एक मान निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यह -117 है तो इधर आएगा तो +117 हो जाएगा, 13 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, 65x = 130 तो x = 2। तो एक वेरिएबल दिया रहेगा, तुरंत आप पक्षांतर करके मान निकाल लीजिए। लेकिन अगर 2 वेरिएबल दे दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा दिया है, तो वहाँ पर आप अनुमान विधि से ही लगा पाएंगे। तो अनुमान विधि से गेस करके आप इसे लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और ज़्यादातर बच्चे यहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे, x और y का मान क्या रखें, तो आप गेस करके वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड हम एक और प्रॉब्लम लगवा दे रहे हैं, आप लोग उसे बताइए कि x और y का मान क्या होना चाहिए। बस हम 65 और 117 की जगह पर चेंज कर दे रहे हैं। 65 की जगह पर हम कर दे रहे हैं 56, और क्या था यहाँ पे 117 था, तो 65 की जगह पर 56 हो गया, और 117 की जगह पर हम यहाँ पे 72 कर दे रहे हैं। का HCF D हो तो D = अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 56x, और यहाँ पर हो जाएगा 72 y हो, तो x और y का मान बताइए। तो आप गेस करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 56 व 72 का HCF निकाल लेंगे। 56 और 72 का HCF अगर D है तो आप यहाँ HCF निकालिए। आप लोग भी ट्राई करते रहिए साथ में। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, यहाँ पे 56 से हम 72 में भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 16, और 56 16 तो यहाँ 48, 2 6 2 8 8 यहाँ आ जाएगा 16, 8 दूनी 16, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे HCF क्या आ गया 8 आ गया, और ये D है तो इसलिए 8 = क्या हो जाएगा 56x + 72y हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें ऐसा रखना है जिससे इन दोनों को हल करने पर 8 आ जाए। तो हम गेस करके रखेंगे। देखिए 56 और 72, अगर इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +1 रखें तो 72 में से 56 घटाइए कितना हो जाएगा 4 इधर मिलेगा, 10 2 12 4 16। अगर ये 16 होता तो इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू +1 हो जाती, बट यहाँ पे 8 है, ये ऐसे नहीं सेट हुआ, 1 रखने पे नहीं सेट हो रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू अधिक रखना है और यहाँ पे वैल्यू कम रखना है। तो वैल्यू अगर हम अधिक रखेंगे तो क्या रख सकते हैं 1 2 3 4 में से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, और यहाँ पे माइनस में वैल्यू रख दीजिए y वाली वैल्यू। तो हम पहले बड़ी संख्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, 3 लेते हैं तो 6 3 18। देखिए पहले इकाई के अंक को घटाइए, क्या 8 आ रहा है? अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक, तो 6 3 18 8 आ गया, और यहाँ पर क्या लेते हैं 2 लेते हैं क्योंकि इससे कम ही रहेगा, 2 लेते हैं तो -2, 2 दूनी 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ये नहीं आएगा।
अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं, ध्यान दें, तो 6 चौक 24 के 4 माइनस, और इसकी वैल्यू 3 लेते हैं, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि सेट हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 व y इज इक्वल टू -3 रखने पर। तो यहाँ पे RHS देख लीजिए, RHS क्या हो जाएगा, 56 गुणे 4 प्लस 72 गुणे -3। तो ये गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 के 4 और 6 पचे 30, सॉरी 4 पचे 20, 2 22, 224, ये माइनस हो जाएगा। अब 72 तियाएँ, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, 216, 224 में से 216 घटाएंगे तो 8 बराबर LHS आ गया। इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -3 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता है। अतः x इज इक्वल टू 4 व y इज इक्वल टू -3 रखने पर समीकरण क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। इसलिए x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -3 अभिष्ट हल होगा। एक चीज़ इसमें और आप बताएं, क्या x और y का मान यह यूनिक है, मतलब यही एक मान हो सकता है, क्या इसके अलावा भी मान हो सकते हैं? तो हम आपको बता दें, x और y के ऐसे हजारों मान हो सकते हैं जिसको रखने पर यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इसमें से हम एक मान केवल अभी निकाले हैं, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि x और y का मान अद्वितीय नहीं है, यानी यूनिक नहीं है, इसके मान बदल सकते हैं। x और y के मान बदल करके हम यहाँ पे 8 ला सकते हैं, बस हमें वो चीज़ ढूंढना रहेगा कि x और y का मान क्या क्या हो सकता है। तो x और y का मान यहाँ पे यूनिक नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। NTSC एग्जाम अगर आप देंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या है x और y का मान एक ही होगा, एक ही ऐसे मान है जिससे 8 मिलेगा? नहीं, x और y का मान 2, 3, 4, 5, 100, 50 बहुत सारे हो सकते हैं जिससे आपको 8 प्राप्त हो सकता है। तो यह यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में भी अगर आप इसको लगाते हैं या पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप ऐसे लगा दीजिएगा जैसे हम लगाए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम आज डिस्कस कर दिए हैं, और बहुत ही आसानी से डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लेते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित प्रॉब्लम आजीवन आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का जो नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।